नमस्कार भाई लोग, मैं संजय सिंह, भारत दर्शन यूट्यूब चैनल से। निजीकरण, आजकल सोशल मीडिया पर निजीकरण का मुद्दा छाया हुआ है। निजीकरण, बेरोजगारी, जीडीपी वगैरह 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 वगैरह, इन सारे मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे सेपरेटली। लेकिन आज हम बात करेंगे निजीकरण पर। क्यों निजीकरण? निजीकरण किस लिए? निजीकरण की कहानी एक परिवार की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 3 भाई हैं। तीनों भाई किसानी करते हैं, खेती करते हैं। अब उसमें जो बड़ा भाई है उसके 4 बेटे हुए। 3 बेटे की नौकरी लग गई, एक बेटा बेरोजगार रह गया। 3 बेटे की नौकरी लग गई, एक बेटा बेरोजगार रह गया। अब बेरोजगार बेटा जो रह गया, स्वाभाविक है माता पिता को चिंता होगी। किस माता पिता को अपने संतान की चिंता नहीं होती है? स्वाभाविक है उस पिता को भी अपने संतान की चिंता होगी जो बेरोजगार रह गया। तो तीनों भाई जो कृषि कार्य में थे और जो चारों बेटे उसके, तीनों बेटे जो उसके कमाने वाले थे, उन सभी से राय विचार विमर्श लिया गया और उसके बाद ये तय किया गया कि जो सबसे छोटा बेटा है, जो बेरोजगार है, उसको एक गाड़ी खरीद दिया जाए। वो अपना धंधा पानी अपना चलाएगा, गाड़ी चलाएगा, अपना धंधा पानी उसका भी हो जाएगा, उसका भी 2 पैसा आय का स्रोत हो जाएगा। डिसीजन फाइनल हुआ, गाड़ी खरीदा गई, गाड़ी आई, गाड़ी चली, आमदनी का स्रोत भी बढ़ा, परिवार में वो लड़का कुछ पैसा भी देने लगा। लेकिन गाड़ी की कमाई कब तक? जब तक उसका डेंटिंग पेंटिंग टाइट है। जिस दिन उसका डेंटिंग पेंटिंग झड़ गया, गाड़ी का कमाई भी झड़ गया। तो हुआ क्या, गाड़ी पुरान हुई तो उस गाड़ी पर चढ़ने वाले लोग कम मिले, उसके ग्राहक कम मिले। गाड़ी पुरानी होने की वजह से गाड़ी ख़राब भी होने लगी, गैरेज में हमेशा जाने लगी। तो घर से भी पैसा जाने लगा, गाड़ी में लगने लगा। तो जो लड़का कमा करके कुछ देता था परिवार में, अब जिस गाड़ी से, वही गाड़ी अब उसके लिए जंजाल बन गया। फिर बैठकी लगी शाम में, सारे परिवार एक जगह बैठे। सारे परिवार जब एक जगह बैठे तो ये मुद्दा छिड़ा फिर से कि अब क्या किया जाए, अब इस गाड़ी का क्या किया जाए, अब तो ये घाटे का सौदा हो गया। तो कोई कहता है इसको बेच दो, कोई कहता है इसको टूर एंड ट्रेवल्स में दे दो ताकि कुछ किराया आएगा, और कोई कहता है कि नहीं इसको फिर से बनवा करके और फिर से चलाते हैं, लोहा तो पुराना होता नहीं है। फिर इसको बढ़िया गैरेज में बढ़िया मिस्त्री के पास ले जाते हैं, पूरा डेंटिंग पेंटिंग करवा देते हैं, पूरा झाड़ के काम करवा देते हैं और फिर इसको रोड पर लाएंगे, चलाएंगे। ठीक यही स्थिति आज देश की है। निजीकरण का जो मुद्दा है, उसकी तुलना आप उस परिवार की कहानी से कर सकते हैं। अब आप जो कहना चाहेंगे, अब आपकी क्या राय है देश के परिप्रेक्ष्य में, उस कहानी को देखते हुए कृपया कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं जानना चाहूँगा। अब आते हैं लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग निजीकरण का समर्थन भी कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या निजीकरण वास्तव में ज़रूरी है, या फिर सरकारी नाम ही हटाने पर तुली हुई है, सरकारी नाम ही मिटाने पर तुली हुई है। अब सीधा सा प्रश्न है कि मान लीजिए कि सरकार की संस्थाएं घाटे में चल रही हैं, जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड लिया जाए या फिर एयर इंडिया लिया जाए, इस तरह की संस्थाएं मान लीजिए कि घाटे में चल रही हैं। तो क्यों चल रही हैं?
अगर इसको सरकार बेच देती है निजी हाथों में, तो यही संस्थाएं फिर से सोना उगलने लगती हैं। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसा निजी सेक्टर में क्या है कि निजी हाथों में जाते ही वही कंपनी सोना उगलने लगती है, जबकि सरकारी क्षेत्र में वही कंपनी घाटे का सौदा बनती है। तो जो कार्य निजी क्षेत्र कर रही है किसी भी संस्था को चमकाने के लिए या किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या प्रश्न उठता है कि क्या सरकार वो काम नहीं कर सकती? क्या सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के जैसा अपने ऑफिस नहीं बना सकती, या अपना वर्क कल्चर जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर के जैसा नहीं कर सकती? जवाब है कर सकती है, मगर करेगी नहीं। क्यों? सरकार का तर्क है कि हम कंपनी चलाने के लिए संसद में नहीं बैठे हुए हैं, दिल्ली में नहीं बैठे हुए हैं, हम देश चलाने के लिए बैठे हुए हैं। सही बात है, आप देश चलाने के लिए ही बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार, आप ये बताइए कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ सरकारी कंपनियाँ नहीं हैं, या सरकार विश्व का कौन सा ऐसा देश है, या फिर विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ सरकार सरकारी कंपनियां नहीं चलाती, वो शासन ही करती है, केवल देश ही चलाती है? तो प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि सरकारी संस्थाएं घाटे में जा रही हैं और इस कारण इसका निजीकरण कर दिया जाए। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हमारी कार्य प्रणाली जो है वो सही नहीं है। हालांकि कभी कभी सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट करके और दफ्तरों का जो अनुभव है उसके आधार पर निजीकरण का विरोध करने का वो जी नहीं करता, लगता है कि नहीं निजीकरण सही है। लेकिन प्रश्न यहाँ केवल ये नहीं है कि सरकारी बाबू मनमौजी काम करते हैं, 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं वाली कहानी है किसी भी दफ्तर में। और अगर है भी 2-3 घंटा जो भेंट बाई चांस मुलाकात उनसे अगर हो भी जाती है खुदा न खास्ते, तो टरकाने वाली नीति है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं। तो एक ही काम के लिए आपको सरकारी दफ्तरों में कई दिनों तक चक्कर काटना पड़ सकता है। ये एक सरकारी दफ्तरों का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, इसे मैं भी स्वीकार करता हूँ। और इसी माइनस पॉइंट के चलते निजीकरण का विरोध करने को जी नहीं चाहता है। मगर मुझे नहीं लगता कि अभी हम उस स्थिति में पहुँचे हैं जहाँ पर निजीकरण का समर्थन किया जाए। अभी सरकार नाम की चीज़ रहने देना चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है, आप अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार के विरोध में, निजीकरण के विरोध में ट्विटर पर, फेसबुक पर बहुत सारे पोस्ट पढ़ रहा हूँ, समर्थन में भी पढ़ रहा हूँ। समर्थन में जैसे आज ही मैंने एक पोस्ट पढ़ा, किसी व्यक्ति का, आलोक कर्ण नाम के एक व्यक्ति थे, उनका एक पोस्ट था कि आलोक कर्ण जी का पोस्ट था कि अगर सभी लोगों को नौकरी दे दिया जाए तो क्या बिहार विकसित हो जाएगा? तो भैया मुझे एक बात आप ये बता दीजिए कि नौकरी छीन लेने से क्या बिहार विकसित हो जाएगा? प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि सभी लोगों को नौकरी दे दिया जाए। सभी लोगों की आप बात करते हैं, कितने लोगों को नौकरी मिल गई? ये प्रश्न तो तब उठता है जब आपने कुछ लोगों को नौकरी दी होती। आपने कितने लोगों को नौकरी दे दी? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सभी लोगों को नौकरी मिल जाता? दिया है आपने नौकरी? 6 साल हो गए, कितने रोजगार आए हैं, कितनी वैकेंसियाँ आई हैं? तो ये सब जो भाषणबाजी है इसे बंद कीजिए और प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, किसी के समर्थन में नहीं और किसी के भक्ति में नहीं, वास्तविकता में क्या होना चाहिए इस पर विचार विमर्श कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, उसी पोस्ट पर कुछ लोग कहते हैं कि स्वरोजगार कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी
सत्ता में आते ही नौजवानों से पकौड़ा चाय तलवा चुके हैं। वही प्रधानमंत्री जी जिन्होंने हर साल 2 करोड़ रोज़गार सृजन का वादा किया था छात्रों से। रोज़गार तो पैदा नहीं कर पाए, हाँ पकौड़े की दुकान, चाय की दुकान ज़रूर पैदा कर लिए। चलो वो भी अच्छा है, मैं उससे बुरा नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि रोज़गार कैसा भी हो और मेहनत से कमाया हुआ पैसा, मेहनत से आप कोई भी कर्म करके पैसा कमाइए, मैं उसे बुरा नहीं मानता। लेकिन जब पकौड़ा ही बेचना था और पकौड़ा ही बेचवाना था तो फिर बच्चों को पढ़ाने से फ़ायदा क्या? फिर माता पिता का 8 लाख 10 लाख 20 लाख क्यों खर्च करवा रहे हो? उसको बचाओ, बचपन से ही पकौड़ा तलवाने की ट्रेनिंग दो ना, पकौड़ा बेचने की, चाय बेचने की ट्रेनिंग दो ना। उसको स्कूल में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? उसे शिक्षा की क्या ज़रूरत है? उसे तो पकौड़ा बनाने की और चाय बनाने का टेक्निक मालूम होना चाहिए कि चाय कैसे अच्छा बनेगा, पकौड़ा कैसे टेस्टी बनेगा, पकौड़ा के साथ क्या सर्व करें कि दुकान मेरा बढ़िया से चले। तो ये सब सोचने की बात है और इस पर मंथन करने की बात है। और एक लाइन में बस यही कहना चाहूँगा कि निजीकरण मुझे नहीं लगता है कि सही है। निजीकरण का विरोध होना चाहिए। आप सब भी आइए, सामने आइए, खुलकर बोलिए, निजीकरण के विरोध में बोलिए। अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करते करते पूरे देश पर अधिकार कर लिया और हम उसके गुलाम बन गए। इस बात का केवल इतना ध्यान रखना है कि कहीं हम पुनः गुलामी की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। इतना ही केवल ध्यान रखना है और इतना ही ध्यान रख करके इस बात का मंथन करना है, निजीकरण का समर्थन करना या विरोध करना है कि क्या हम पुनः गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं या सही दिशा में जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हो सके तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे थोड़ी मेरी भी मदद हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।